हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि नवंबर मंथ के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, which financial body has approved $1.5 billion loan to India for procuring safe and effective COVID vaccine? यानी कि किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने दी है? वो दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। Asian Development Bank has approved a $1.5 billion लोन। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा ये? रुपीस में इसको काउंट करें तो 11,185 करोड़ रुपीस टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे क्या बोलेंगे? एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कितना? $1.5 बिलियन। और इसको रुपीस में काउंट करें तो कितना अमाउंट हो जाएगा? ये 11,185 करोड़ रुपए लगभग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फंड विल बी यूज्ड टू प्रोक्योर at least 66.7 crore COVID-19 vaccine doses for an estimated 31.7 crore people of the country. The Asian Infrastructure Investment Bank is expected to co-finance an additional $500 million for the project. यानी कि इस फंड का उपयोग देश के अनुमानित 31.7 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 66.7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की खरीद के लिए किया जाएगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसे इस परियोजना के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सह वित्त पोषित होने की भी उम्मीद है। तो याद रखिएगा, किस बैंक से है ये 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी मिली है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मॉडलिंग यानी मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मासुगो अस्कावा और मेंबर कंट्रीज है 68 इसकी मेंबर कंट्रीज है। फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which small finance bank has partnered with HDFC Bank to launch its new co-branded credit cards? यानी कि किस लघु वित्त बैंक ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ भागीदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस लघु वित्त बैंक ने, यानी कि कौन सा जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कौन सा बैंक है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक partnered with HDFC Bank to launch its new co-branded credit cards। यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ भागीदारी की है। किसने की है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की है। किसके साथ की है? HDFC बैंक के साथ की है, अपने नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो फाउंडेड इन 2016, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और एमडी सीईओ है वासुदेव पठांगी नरसिम्हन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इक्विटास फाइनेंस बैंक की। और एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स?
यानी कि किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किए हैं? वो किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि एसबीआई। ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। The State Bank of India has signed an MOU with Pondicherry Cooperative Milk Producer Union Limited for financing individual dairy farmers up to ₹3 लाख। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को 3 लाख रुपए तक के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। अराउंड 3,500 डेयरी फार्मर सप्लाइंग मिल्क टू 98 प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज ऑफ पोनलेट वुड बी बेनिफिशियड बाय द अरेंजमेंट। यानी कि पोनलेट की 98 प्राथमिक दुग्ध समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले लगभग 3,500 डेयरी किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bank of Baroda Financial Solutions Limited has partnered with which of the following to launch easy and premium variants of Bob's credit cards? यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बॉब की क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके साथ की है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई। एनपीसीआई के साथ की है। ऑप्शन बी, एनपीसीआई इज द राइट आंसर। तो Bob Financial Solution, a subsidiary of Bank of Baroda, has partnered with the National Payment Corporation of India (NPCI) to launch Bob credit cards, easy and premium variants on the RuPay platform. तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी Bob Financial Solutions ने RuPay प्लेटफॉर्म पर Bob क्रेडिट कार्ड इजी और प्रीमियर वेरिएंट लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ इजी एंड प्रीमियर वेरिएंट ऑफ बॉब क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क एंड बोथ कार्ड सपोर्ट ग्लोबल एक्सेप्टेंस। यानी कि बॉब क्रेडिट कार्ड के इजी और प्रीमियर दोनों वेरिएंट को जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है और दोनों कार्ड वैश्विक स्वीकृति का समर्थन करते हैं। अदर पॉइंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उसमें वो देख सकता है। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख आदिया और एमडी सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। यह दो अलग अलग है। एमडी सीईओ कौन है? संजीव चड्डा, और चेयरमैन अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched the online platform called Trade Emerge to offer digital banking and value-added services? यानी कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किया है? ये आईसीआईसी बैंक ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक इज द राइट आंसर। तो प्राइवेट सेक्टर लैंडर ICICI Bank has launched an online platform called Trade Emerge for Indian exporters and importers to offer them digital banking and value-added services। यानी कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसी बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। तो एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और उसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ये किसका टैगलाइन है? ये आईसीआईसी बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has authorized which bank recently to collect direct taxes on behalf of the Central Board of Direct Taxes (CBDT)। तो RBI ने हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए
अधिकृत किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है आरबीएल बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक इज द राइट आंसर। आरबीआई ऑथराइज्ड आरबीएल बैंक्स टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, जो कि लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर है। नाउ द कस्टमर ऑफ आरबीएल बैंक कुड पे देयर डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू आरबीएल बैंक्स मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स और थ्रू ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क्स। यानी कि अब आरबीएल बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान आरबीएल बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म या शाखा बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीएल बैंक इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विद एन एक्सपेंडिंग प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री। तो आरबीएल बैंक भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है जिसकी पूरे देश में उपस्थिति बढ़ रही है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। तो आरबीएल बैंक फाउंडेड इन 1943, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ एमडी कौन है? विश्ववीर आहूजा। और टैगलाइन क्या है इसका? अपनों का बैंक। इसकी बात हो रही है यहाँ पे आरबीएल बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI has revealed a draft scheme for amalgamation of PMC बैंक with dash, यानी कि RBI ने PMC बैंक के डैश के साथ समामेलन के लिए एक मसौदा योजना का खुलासा किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस बैंक के साथ? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? सही आंसर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। The RBI revealed a draft scheme for amalgamating the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank यानी कि PMC बैंक with Delhi based Unity Small Finance Bank Limited। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक को दिल्ली स्थित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित करने के लिए एक मसौदा योजना का खुलासा किया है। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड फाउंडेड इन 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has topped the 2021 list of globally systematic bank GSIBs released by the Financial Stability Board? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जारी विश्व स्तर पर प्रणालीगत बैंकों की 2021 की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष पर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो कौन सा है? JP Morgan Chase। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। JP Morgan Chase has once again been named the world's most important bank to the health of wider financial system according to the latest annual ranking of top lenders by global regulators। यानी कि वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार JP Morgan Chase को एक बार फिर व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। The Financial Stability Board, made up regulator from G20 countries, published its latest table of the world 30 most systematic bank, the 30 lenders, and divided between 4 buckets in order of how systematic, international, interconnected, and complex they are, with JP Morgan now in a higher bucket than its nearest peers। यानी कि G20 देशों के नियामकों से बने वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने दुनिया के 30 सबसे व्यवस्थित बैंकों की अपनी नवीनतम तालिका प्रकाशित की है। 30 उधारदाताओं को 4 श्रेणी के बीच विभाजित किया है कि वे कितने व्यवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय, परस्पर और जटिल हैं। JP Morgan अपने निकटतम साथियों की तुलना में एक उच्च श्रेणी में है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी, यानी कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री ने बनाई है, तो वो बनाई है अल साल्वाडोर। किसने बनाई है? अल साल्वाडोर इज द राइट आंसर। अल साल्वाडोर ऐसा देश है जिसने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। El Salvador President Nayib Bukele has announced that the country is planning to build the world's first Bitcoin city. The new city is planned to be developed in the eastern region of La Union and will be initially funded by Bitcoin-backed bonds. It would get geothermal power from a volcano. यानी कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने घोषणा की है कि देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहा है। कौन सा देश? अल साल्वाडोर बना रहा है दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी। नए शहर को लॉ यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है और शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड्स द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसे ज्वालामुखी से जियोथर्मल पावर सप्लाई भी होगी। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनेगा कहाँ पे? अल साल्वाडोर में। किस कंट्री में? अल साल्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the head of working group on digital lending constituted by Reserve Bank of India which has submitted its report recently? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह का प्रमुख कौन है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा जयंत कुमार दास। क्या सही इसका आंसर है? ऑप्शन बी, जयंत कुमार दास इज द राइट आंसर। The working group on digital lending, including lending through online platform and mobile apps, which was constituted by Reserve Bank of India, has submitted its report. RBI द्वारा गठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण सहित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RBI had set a WG on digital lending including lending through online platforms and mobile apps with Jayant Kumar Das, Executive Director RBI, as the chairman to study all aspects on digital lending activities in the regulated financial sector as well as by unregulated players। यानी कि आरबीआई ने विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल उधार गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, जिनका नाम है जयंत कुमार दास, के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन देने सहित डिजिटल लोन पर एक WG स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the latest World Bank Remittance Price Worldwide Database report by the World Bank, which country became the world's largest recipient of remittances by receiving 87 billion अमेरिकी डॉलर in 2021? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि विश्व बैंक की नवीनतम विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा देश इंडिया। इंडिया जो है इसमें टॉप पर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। According to the latest report by the World Bank titled World Bank Remittance Price Worldwide Database, India became the world's largest recipient of remittance by receiving 87 billion अमेरिकी डॉलर in 2021। यानी कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। कौन सा देश? हमारा देश भारत। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज इट्स बिगेस्ट सोर्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 20% ऑफ दीज फंड्स। India is followed by China, Mexico and Philippines and Egypt. In India, remittances are projected to grow 3% in 2022 to 89.6 अमेरिकी
89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कि यूएसए इसका सबसे बड़ा स्रोत था जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। भारत में प्रेषण 2022 में 3% बढ़कर 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक फाउंडेड इन जुलाई 1944, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIDBI has entered into a partnership with which of the following to help MSMEs। यानी कि SIDBI ने MSMEs की मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल इंडिया इज द राइट आंसर। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI का ये फुल फॉर्म है, हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर पायलटिंग अ सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹1 करोड़ एंड सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। यानी कि SIDBI ने सब्सिडी वाली ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। द वन ऑफ काइंड प्रोग्राम बाय SIDBI इज लॉन्च्ड एज क्राइसिस रिस्पांस रिलेटेड टू कोविड-19 एंड रीइन्विगोरेट द MSME सेक्टर इन इंडिया। तो SIDBI द्वारा भारत में MSME क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित संकट प्रतिक्रियाओं से पुनर्जीवित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। Other important points है the collaboration brings a corpus of $50 million, about 110 crore rupees of micro enterprises as a crisis response related to COVID-19 for reinvigoration। यानी कि यह सहयोग सूक्ष्म उद्यमों के लिए $15 मिलियन का एक कोष लाता है जो कि कोविड-19 से संबंधित संकट प्रतिक्रियाओं के रूप में पुनर्जीवन के लिए है। MSME having turnover up to 5 crore will get the loan ranging between 25 lakh to 1 crore which is being implemented by SIDBI। यानी कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले MSME को 25 लाख से 1 करोड़ के बीच का लोन मिलेगा जिसे SIDBI द्वारा लागू किया जा रहा है। लोन विल बी डिस्बर्स्ड बाय SIDBI। द प्रोग्राम इज कंप्लीटली पेपरलेस फ्रॉम ऑनबोर्डिंग द डिस्बर्सल स्टेज। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं SIDBI की। तो SIDBI फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1919, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। और SIDBI के CMD कौन है? शिवा सुब्रमण्यम रमन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SIDBI की। SIDBI के इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी has launched voice trading powered by artificial intelligence। यानी कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की है? तो वो की है पेटीएम मनी ने। किसने शुरू की है? पेटीएम मनी इज द राइट आंसर। Paytm Money, the wholly owned subsidiary of Paytm, has launched voice trading powered by artificial intelligence. It will allow users to place a trade or get information about stocks via single voice command। यानी कि पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की है। यह उपयोगकर्ताओं को सिंगल वॉइस कमांड के माध्यम से व्यापार करने या स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। बात कर लेते हैं पेटीएम मनी की। तो पेटीएम मनी फाउंडेड इन 20 सितंबर 2017, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। और इसके सीईओ कौन है पेटीएम मनी के? वरुण श्रीधर। कौन है सीईओ? वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज गॉट एस्ट्रोकेव अवार्ड्स फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स RRBs कैटेगरी। यानी कि किस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किस बैंक को मिला है? वो मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इज द राइट आंसर।
The Karnataka Vikas Gramin Bank got the award for the best digital financial service in line with India's vision of Atmanirbhar Bharat under the Regional Rural Bank category by Associated Chambers of Commerce and Industry of India. इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसोचैम, और फुल फॉर्म क्या है इसका, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को भारत की एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी के तहत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का पुरस्कार मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस अवार्ड मिला है किस बैंक को, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। बैंक चेयरमैन पी गोपीकृष्ण रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीजनल डायरेक्टर आर गुरुमूर्ति इन बेंगलुरु। तो बैंक के अध्यक्ष पी गोपीकृष्ण ने बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय डायरेक्टर आर गुरुमूर्ति से पुरस्कार प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। फाउंडेड इन 2005, हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में, चेयरमैन है पी गोपीकृष्ण। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the range of GDP growth projection for India in the financial year 21-22 as per the State Bank of India EcoRep report? यानी कि भारतीय स्टेट बैंक EcoRep रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए जीडीपी विकास अनुमान की सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या है, 9.3% से 9.6%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट EcoRep, क्या नाम है इस रिपोर्ट का, EcoRep, has revised upwards the GDP growth projection for India to the range of 9.3-9.6% for financial year 22. Earlier, this was estimated in the range of 8.5 and 9%. यानी कि SBI के अर्थशास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट EcoRep में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 9.3 से 9.6% की सीमा तक संशोधित किया है। यह पहले 8.5 से 9% के दायरे के अनुमानित थी, अभी कितनी है, 9.3 9.6%। EcoRep रिपोर्ट है, ठीक है, एसबीआई की। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन ऑफ इंडिया एज पर मूडीज इन फाइनेंशियल ईयर 22? तो वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 9.3% इज द राइट आंसर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में आर्थिक विकास दर में जोरदार उछाल आएगा। इसने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि क्रमशः 9.3 और 7.9% आकी है। किसने, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। यानी कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट हैज projected that the economic growth in India will rebound strongly. It has passed GDP growth for the nation at 9.3 and 7.9% in financial year 22 and financial year 23 respectively. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप इनको जरूर पढ़िए लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा कंटेंट से भी पूछे गए थे जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैच व्हाट इज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22? यानी कि गोल्डमैन सैच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.1% इज द राइट आंसर। Wall Street brokerage Goldman Sachs in its recent macro outlook 2022 noted revised upward its projection for the GDP to 9.1% from the earlier estimate of 8%
for the calendar year 22 for 2022 its financial year. It packs economy growth at 8.5%. यानी कि वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच ने अपने हालिया मैक्रो आउटलुक 2022 नोट में जीडीपी के लिए अपने अनुमान को संशोधित करके 9.1% कर दिया है, जो पहले कैलेंडर वर्ष 2022 के 8% के अनुमान से ऊपर था। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसने आर्थिक विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPFO हैज बीन अलाउड टू इन्वेस्ट व्हाट परसेंट ऑफ देयर एनुअल डिपॉजिट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs, यानी कि EPFO को अपनी वार्षिक जमा राशि का कितना परसेंट वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश करने की अनुमति दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5% इज द राइट आंसर। The Central Board of Trustees CBDT of the Employee Provident Fund Organization have approved that up to 5% of the annual deposits can be invested alternative investment fund including infrastructure investment trust, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि वार्षिक जमा पर 5% तक वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शामिल है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। यह निवेश EPFO की निवेश टोकरी यानी कि द इन्वेस्टमेंट विल ऑफर diversification to the EPFO investment basket. The Finance Investment and Audit Committee have been tasked to decide upon the investment option on case to case basis. ये important points है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 23, यानी कि PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2013 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की डैश प्रवृद्धि का अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है? 7.0 से 7.5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The meeting of Economy Advisory Council to the Prime Minister members was held in New Delhi to examine the Indian economic growth in financial year 23 and further, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 और आगे की भारतीय आर्थिक विकास की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री सदस्यों की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर UBS सिक्योरिटीज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि UBS सिक्योरिटीज के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.5% इज द राइट आंसर। The Swiss brokerage firm UBS Securities has revised India's real GDP growth projection for financial year 22 to 9.5% from 8.5% estimated earlier, यानी कि स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज ने 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक GDP विकास अनुमान को संशोधित करके 8.5% से 9.5% कर दिया है। The upward revision has been attributed to faster than expected recovery, rising consumer confidence and the resultant spending spike, यानी कि उम्मीद से ज्यादा तेज पुनरुद्धार, उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ने और खर्च में बढ़ोतरी के चलते भारत की GDP ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया गया है। और अदर ईयर के लिए भी मैंने आपको दिया है, यहाँ पे एक टेबल सी है। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए है 95, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7.7 और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है 6.0। ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं मेरा करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से ही आते हैं, तो जब भी एग्जाम देने जाएं करंट वीडियो देख के जाएं, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स
आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नवंबर मंथ के हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट को भी जरूर पढ़िए। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। लाइन बाय लाइन पढ़िए क्योंकि कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बैंक के। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।